हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं अपने टीचर्स पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आप सबकी हेल्प कर पा रही हूँ। आई होप आपने भी अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स को थैंक्स बोल दिया होगा। चलिए आज हमारा टॉपिक क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, ये आज हमारी कोरिलेशन की लास्ट क्लास रहेगी। इससे पहले की 5 क्लासेस में हम बहुत अच्छे से कोरिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट कोरिलेशन कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बहुत ही ईजी एंड सिंपल सा टॉपिक है। आज इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ से बेनिफिट ले पाएँ। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा टॉपिक। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को इंटरप्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का। जैसा कि हम कोरिलेशन में पढ़ते आए हैं, वहाँ 2 वेरिएबल होते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो वेरिएबल कौन से होते हैं, हम मान लेते हैं कि वो क्या है। एक है एक्स वेरिएबल और एक है वाई वेरिएबल। जो एक्स वेरिएबल है उसको मान लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम ये देखते हैं कि y में चेंज आता है x की वजह से, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। तो y में चेंज x की वजह से कितना और कैसा चेंज आ रहा है, इसको कौन डिटरमाइन करेगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए प्राइस एंड डिमांड, जैसा कि हम देखते हैं प्राइस क्या है, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है और डिमांड क्या है, एक डिपेंडेंट फैक्टर है। तो डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से कितना और कैसा चेंज आ रहा है, इसको कौन डिटरमाइन करने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, और क्या काम है इसका, ये 2 या 2 से ज़्यादा कोरिलेशन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने का काम भी करता है। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए ये आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आप स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हो। ठीक है, और ये किससे डिनोट किया जाता है, आर स्क्वायर से। जैसा कि हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, आर होता है। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाता है। ठीक है, और ये डिनोट किया जाता है आर स्क्वायर से। दिस कोफिशिएंट इज कॉमनली नोन एज, और इसको कई बार सीधा बोल दिया जाता है आर स्क्वायर्ड। ठीक है, और इसको कई बार क्या बोला जाता है, गुडनेस ऑफ फिट भी बोला जाता है। तो यहाँ से 2 बातें अच्छी वाली क्या क्लियर हो जाती हैं कि अगर हमें ये बोल दिया जाए कि आर स्क्वायर्ड फाइंड आउट करिए तो हमें पता है कि वो क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और अगर बात करता है गुडनेस ऑफ फिट की, तब भी हम समझ जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, the coefficient of determination explains the percentage variation in the dependent variable y that can be explained in terms of independent variable x। तो यही कह रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसमें जो परसेंटेज वेरिएशंस आएंगी उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिए इनको। यस, जैसा कि हमें पता है आर जो कि क्या होता है, कोरिलेशन होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये -1 से +1 के बीच लाई करता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि आर का आप स्क्वायर कर दीजिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आर स्क्वायर करने के बाद आर की चाहे वैल्यू माइनस में आई हो चाहे प्लस में आई हो, आपको आंसर प्लस में ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। इसका मतलब कोरिलेशन तो आपका माइनस में हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, बट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, ये ऑलवेज प्लस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आर स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करते ही सभी वैल्यूज प्लस हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रेंज क्या होगी, इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 1। 0 से 1 होगी, 0 से कम हो ही नहीं सकती। अगर 0 से कम हुई तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर। उसके बाद अगर हम आर स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं और वो 0 के इक्वल आता है तो इसका क्या मतलब है, देन द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सीधी सी बात हमें याद रखनी है कि अगर आर स्क्वायर 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, शुड नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, और अगर आर स्क्वायर 1 के इक्वल आता है तो हम यहाँ पर उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर।
अगर 0 के इक्वल आता है तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और अगर 1 के इक्वल आता है तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आर स्क्वायर 0 से 1 के बीच आता है तो इसका मतलब ये एक लिमिट बता रहा है हमें। ये क्या बता रहा है? दैट इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी प्रिडिक्टेबल। ये बता रहा है कि 0 से 1 के बीच ही रह सकता है, आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। मान लेते हैं कि r क्या है? 0.8 है, और अगर हम r स्केयर करते हैं तो 8 का अगर स्केयर किया जाता है तो 8 8 जा 64, ठीक है। तो r स्केयर क्या आ जाएगा? 0.64, या हम इसको बोल सकते हैं 64%। तो ये 64% क्या दिखा रहा है? इट इम्प्लाइज दैट 64% ऑफ टोटल वेरिएशंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल अकर्स ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये 64% है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये बता रहा है कि जो वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया है 64% का, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। क्लियर? मतलब 64% का वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। तो बाकी 36% का क्या हुआ? 36%, ठीक है। 36 कैसे आया? जब 100 में से हम 64 को माइनस करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 36% है वो किसकी वजह से है? वो आउटसाइड, या बोल सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, अदर फैक्टर्स की वजह से। अब अदर फैक्टर कौन से हैं? जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया प्राइस और डिमांड का। तो अब देखिए, डिमांड पर क्या ओनली प्राइस का इफेक्ट पड़ता है? नहीं ना, उस पर टेस्ट का भी पड़ता है, प्रेफरेंसेस का पड़ता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का पड़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस का पड़ता है। तो इसका मतलब वो कौन से है? वो अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। ये ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना वेरिएशन है ये उसी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला भी देखिए क्या बन जाता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय में टोटल वेरिएंस। एक्सप्लेन्ड क्यों? क्योंकि ये जिसको एक्सप्लेन कर सकता है ये उसी को ही डिटरमाइन कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस से हटा करके यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस लगा दूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन का, ठीक है। जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला बनता है, जैसे कि देखिए, अगर आर स्क्वायर क्या है हमें पता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, अगर इसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को 1 में से माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन को किससे डिनोट किया जाता है? के स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। देखिए, कई बार देखने को मिल सकता है आपको अकेला के स्क्वायर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो यहाँ से हमें पता चलता है इसके दो फॉर्मूलाज हो सकते हैं। एक हो सकता है के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और, कि अगर हम यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट कर दें तो ये क्या बन जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन, ठीक है। क्या बन जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एलियनेशन, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड देखिए क्या बोला है इसमें, इफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 36%। इतना पढ़ने से हमें देखिए क्या मिला, यहाँ पर बोला है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। जैसे ही अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन वर्ड आया तो आप ये सोचिए कि ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, मीन्स कौन से फॉर्मूले में आपको ये मिलता है। तो ये मिलता है हमें कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन में, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय में टोटल वेरिएंस। क्लियर? देखिए आगे क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। आगे बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा। देखिए उससे पहले हम इसको फॉर्मूले में यूज करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो कि गिवन कितना है 36%, ठीक है, डिवाइड बाय में टोटल वेरिएंस। टोटल क्या होता है? 100 होता है। तो अगर हम यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन देखें तो कितना आ गया? 0.36। कितना आ गया? 0.36, ठीक है। तो अब देखिए क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में आर स्क्वायर। ये क्या है? के स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो अभी देखिए हमने निकाला है कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना है? 0.36। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, के स्क्वायर की जगह 0.36 इज इक्वल टू 1 माइनस में आर स्क्वायर,
ठीक है। तो क्या यहाँ से हम आर स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम इसको लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, प्लस में 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.36, ठीक है। अगर 1 में से 0.36 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0.64 मिलता है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से 0.64 देखा और यहाँ पे मार्क कर दिया, ये हो गया आंसर। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले ये देखिए यहाँ पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और अभी अभी अगर हमने यहाँ से मार्क कर दिया 0.64 तो ये किसका आंसर हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के, और अभी तक तो आर स्क्वायर ही आया है, हमने तो अभी आर मीन्स कोरिलेशन तो निकाला ही नहीं है। तो आर कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ से ये स्क्वायर हटा करके अंडर रूट कर दें तो क्या बन जाएगा, आर। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए 0.64 है तो यहाँ से पॉइंट हटाकर हम इसके डिवाइड बाय में 100 लगा सकते हैं, और 64 का अगर अंडर रूट किया जाता है तो किसके इक्वल होता है, 8 के, एंड 100 का किसके इक्वल होता है, 10 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कोरिलेशन कितना है, 0.8, और देखिए ये हमारा आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर। तो जल्दी में 64 मत करिएगा, हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, डी। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लाइक करके बताइएगा, एंड अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड वीडियोस को लाइक करते रहिए एंड शेयर करते रहिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। एंड फ्रेंड्स, आगे की क्लासेस में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हम कोरिलेशन के सभी पॉसिबल एमसीक्यूज़ को करते हुए चलेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, एंड बने रहिए हमारे साथ। And thank you friends, thank for being here, thank you.